नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम पोषण एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट सीएनसीसी 2 बाल निगरानी सेवा का प्रबंधन। खंड बाल विकास 1 वर्ष की आयु में इकाई 8 संज्ञानात्मक विकास विचार शक्ति का आविर्भाव। 8.1 प्रस्तावना। जन्म के समय शिशु का लोगों से और अपने आसपास की दुनिया से परिचय नहीं होता है। वे यह भी नहीं जानते कि वे क्या कर सकते हैं। अपने बारे में, लोगों के बारे में और अपने आसपास की चीजों के बारे में शिशु कैसे अपनी समझ विकसित करते हैं, इसका अध्ययन हम इस इकाई में करेंगे। जीवन के पहले वर्ष में उनकी विचार शक्ति कैसे विकसित होती है, आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उद्देश्य: इस इकाई को पढ़ने के बाद आप संज्ञान शब्द की व्याख्या कर सकेंगे और यह जान सकेंगे कि सीखना, स्मरण शक्ति, प्रतीकात्मकता और संकल्पना निर्माण सभी संज्ञान के ही विभिन्न पहलू हैं। यह भी जान सकेंगे कि बालिका का मस्तिष्क जन्म से ही सक्रिय होता है। संज्ञानात्मक विकास में संवेदी क्रियात्मक अवस्था का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। जन्मोपरांत प्रथम वर्ष के दौरान विचार शक्ति के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या कर सकेंगे। यह बता पाएंगे कि आनुवंशिकता और परिवेश संज्ञानात्मक विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और शिशु के मानसिक विकास में पालनकर्ता की भूमिका का महत्व जान सकेंगे। 8.2 संज्ञान क्या है? नवजात रमेश हर उस वस्तु को चूसता था जो उसके मुंह के पास लाई जाती, चाहे वह चूसनी हो, सूथर, अंगुली हो या माँ का स्तन। जब वह रोता था तो उसकी माँ उसे चुप कराने के लिए अक्सर चूसनी दे देती थी। 1 महीने पश्चात उसी रमेश को भूख लगने पर जब चसनी दी जाती थी तो वह उसे नहीं चूसता था, बल्कि उसे मुंह से निकाल देता था। परंतु अगर इस समय उसे स्तनपान कराया जाता तो वह स्तन आर्द्रता से मैह में ले लेता। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसने यह सीख लिया है कि किस चीज से भूख मिटती है और किससे नहीं। दूसरे शब्दों में, रमेश ने माँ के स्तन और उसके स्थान पर दी गई चूसनी के बीच विमेवीकरण डिस्क्रिमिनेशन सीख लिया है। 9 महीने की टीना को अपने पिता से बहुत लगाव है और उसमें पिता की वस्तुओं को अपनी ही वस्तु मानने का एहसास है। विशेषकर जब वह उनकी चप्पलों को दूसरों को पहने हुए देखती है तो वह चप्पलों को खींचकर उतारने लगती है। बालिका ने यह सीख लिया है कि चप्पल और पिता के बीच संबद्धता एसोसिएशन है, अर्थात उसे यह याद है कि चप्पल पिता की है। जब वह लगभग 18 महीने की थी तब वह पिता के खाने का डिब्बा रसोई में से उठाकर टाटा टाटा कहने लगती थी। उसने अपने पिता को अक्सर ऐसा करते देखा था और अब वह उनकी नकल कर रही थी। पिता के इस व्यवहार की नकल का आधार उसकी स्मरण शक्ति मेमोरी है। मंसर 11 महीने का है। वह घुटनों के बल चल सकता है और किसी सहारे को पकड़कर खड़ा भी हो सकता है। एक दिन उसने पास पड़ी मेज पर एक खिलौना देखा। यह घुटनों के बल मेज तक पहुंचा, उसे पकड़कर खड़ा हुआ और खिलौने तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। परंतु मेज ऊंची थी और वह खिलौने तक नहीं पहुंच सका। कुछ समय बाद कोशिश छोड़ वह घुटनों के बल अपनी माँ तक पहुंचा जो कि उसे यह करता हुआ देख रही थी। माँ उसे गोद में उठाकर मेज तक ले गई और उसे खिलौना दे दिया। खिलौना पाकर मंसूर बहुत खुश हुआ। 2 महीने बाद वह चलने लगा। अब जब उसे मेज पर से खिलौना चाहिए होता था तो वह स्वयं मेज तक जाकर उसे उठा लेता था। इन दोनों घटनाओं में शिशु ने समस्या का हल निकाला, अथांतु उसने समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू कर दिया है। पहली स्थिति में उसने माँ से मदद ली। दूसरी स्थिति में उसने इस खिलौने को पाने के बारे में सोचा और अपनी योजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। इला 15 महीने की एक चुस्त बालिका है। वह और उसके पिता एक दिन जब बिस्तर पर लेटे हुए थे तब उसने अपने पिता की बाह पर जोर से काटा।
इला के पिता ने दर्द का नाटक करते हुए मुंह घुमाकर ओफ ओफ कहा। इला की मां ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, देखा, पापा को चोट लगा दी। इला ने पिता की ओर कुछ क्षण तक देखा, फिर वह उनके पास गई और उनका चेहरा और बाहें चूमने लगी और उन्हें सांत्वना देने लगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालिका समझ गई थी कि उसके पिता को चोट पहुंची है और उसने यह तर्क रीजनिंग किया कि चूम कर वह उन्हें मना लेगी। इससे यह स्पष्ट है कि चोट लगने पर जैसे उसे सांत्वना दी जाती है, वह उसी का अनुकरण इमिटेशन कर रही है। उपर्युक्त उदाहरण यह दर्शाते हैं कि प्रारंभिक महीनों से शिशु अपने आसपास होने वाली घटनाओं को समझने लगते हैं। ऐसी कुछ और घटनाएं आपको भी याद होंगी। जो मानसिक प्रक्रियाएं इन उदाहरणों में चित्रित की गई हैं, जैसे संबद्धता द्वारा सीखना, विभेदीकरण करना, याद रखना, समस्या समाधान करना, अनुकरण करना, तर्कशक्ति का इस्तेमाल करना, अपेक्षित बातों को समझना, ये सभी संज्ञान या बुद्धि के ही विभिन्न पहल हैं। इन मानसिक प्रक्रियाओं के अलावा संज्ञान में संकल्पना निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और प्रतीकात्मकता, सिंबलिंग भी सम्मिलित है। आइए अब हम समझें कि संकल्पना निर्माण और प्रतीकात्मकता से क्या तात्पर्य है। संकल्पनाएं जानकारी या सूचनाओं को संगठित करने का तरीका है। ये हमें सूचनाओं को एकत्र करने या वर्गीकृत करने में सहायक होती हैं। कोई एक संकल्पना उन विशेषताओं से विकसित होती है जो कुछ वस्तुओं, क्रियाओं और विचार समूहों में एक सी होती है। उदाहरणतः हमारी एक संकल्पना खाने योग्य और न खाने योग्य पदार्थों की है। खाने योग्य पदार्थों का आगे वर्गीकरण फल, सब्जी, अनाज, मेवे आदि में किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारी कुछ संकल्पनाएं हैं सजीव निर्जीव वस्तुएं, आकार, रंग, मौसम, कार्य, खेल इत्यादि। शोधकर्ताओं ने नियत करने का प्रयत्न किया है कि किस आय में बच्चे संकल्पनाओं का निर्माण शुरू करते हैं। प्रतीकात्मकता का अर्थ है कि किसी घटना, वस्तु, क्रिया गण या संकल्पना को किसी अन्य रूप में प्रस्तुत करना, अर्थात उसे किसी प्रतीक के प्रयोग द्वारा प्रस्तुत करना। यह प्रतीक फिर उस घटना या वस्तु का स्थान ले लेता है। उदाहरणतः यह प्रतीक सिंबल बताता है कि आगे रेल की पटरी है। यह लाल निशान प्लस अस्पतालों का प्रतीक है। शब्द ऐसे प्रतीक हैं जो वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जब शालापूर्व उम्र में बालिका लकड़ी के गुटके ब्लॉक को बस मानकर खेलती है, तब वह उसे बस का प्रतीक मानकर खेल रही है। जब बाला 2 वर्ष की थी तो उसकी नानी गांव में उससे मिलने के लिए आई। जब वह वापस जा रही थीं, तो बाला सहित पूरा परिवार उन्हें बस अड्डे तक छोड़ने गया। तब से अब भी बाला गांव में बस को आते हुए देखती थी तो वह कहती, नानी आई। बाला के लिए बस नानी के आगमन का प्रतीक है। अब तक आप समझ गए होंगे कि संज्ञान का संबंध अपने आसपास की चीजों, घटनाओं और परिवेश को जानने से है। लोगों और घटनाओं के बारे में सबके अपने अपने निजी विचार होते हैं। हमारे ये विचार किस प्रकार बन जाते हैं? ज्ञान कैसे विकसित होता है? संज्ञान का संबंध विचार शक्ति और ज्ञान के विकास से है। हम किस प्रकार जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका क्या अर्थ निकालते हैं और कैसे अपनी क्रियाओं के संचालन में उसका उपयोग करते हैं, यह सब विचारण शक्ति व संज्ञान से संबंधित हैं। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति को परिवेश और परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में सक्षम बनाता है। विचार शक्ति के विकास से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को अधिक प्रभावशाली ढंग से समझ पाता है और उसका सामना कर सकता है। इसलिए संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानना आवश्यक है। साथ ही यह समझना आवश्यक है कि बच्चों की सोचने विचारने की शक्ति को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। बोध प्रश्न 1। नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित जगह में संक्षेप में दें। 1.
अपने अनुभव द्वारा कोई एक घटना लिखिए जो शिशु की किसी एक मानसिक संज्ञान प्रक्रिया को दर्शाता हो। 2. संज्ञान शब्द से आप क्या समझते हैं? 3. निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हर एक वाक्य संज्ञान के एक पहलू के बारे में है। दी गई जगह में लिखिए कि प्रत्येक वाक्य संज्ञान के किस पहलू का वर्णन करता है। किसी घटना, वस्तु, क्रिया या संकल्पना को दर्शाने के लिए प्रतीक का उपयोग करना। वस्तुओं, क्रियाओं या विचारों के ऐसे समूह जिनकी एक सी विशेषताएं हों। सूचनाओं को संगठित करने के तरीके। जानकारी एकत्रित करना और जब आवश्यक हो तब उसका अनुस्मरण करना। आप सुन रहे ऑडियो लर्न इग्नू को। 8.3 पहले वर्ष में विचार शक्ति। आइए अब हम पढ़ें कि जन्म से ही बच्चों में विचार शक्ति का विकास किस प्रकार होता है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कोई भी चर्चा स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जॉन पिएजे के नाम के बिना अधूरी है। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक अध्ययन किए हैं और किताबें लिखी हैं जिनसे हमें यह समझने में मदद मिली है कि बच्चे कैसे आसपास घटित घटनाओं और लोगों को समझते हैं। बच्चों की आसपास घटित घटनाओं और लोगों के बारे में समझ कैसे बढ़ती है? क्या नवजात शिशु वास्तव में कुछ समझते हैं? क्या उनमें कुछ सीखने की क्षमता होती है? शिशु और बच्चे किस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं? क्या समय के साथ साथ बच्चों की विचार शक्ति में परिवर्तन आता है? ये प्रश्न ही पिएजे के शोध का मुख्य विषय थे। उनके अनुसार बच्चों का संसार और घटनाओं को क्रमशः देखने व समझने का तरीका वयस्कों से भिन्न होता है। एक उम्र से दूसरी उम्र में बच्चों के सोचने के ढंग में परिवर्तन आता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों थ्योरी में पियो ने इन परिवर्तनों का उल्लेख किया है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, न केवल उनकी जानकारी का भंडार बढ़ता है, अपितु उनके सोचने का ढंग भी बदल जाता है। पियाजे के अनुसार विचार शक्ति का विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। विकास की पहली अवस्था संवेदी क्रियात्मक है और इसकी अवधि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। विकास की 2 से 6 वर्ष तक की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था 9 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है और 12 वर्ष के बाद बालिका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश करती है। चूंकि प्रत्येक अवस्था में बालिका के सोचने का ढंग भिन्न होता है, इसलिए यह कहना अनुचित होगा कि 2 वर्षीय बालिका 6 वर्षीय बालिका की तुलना में कम बुद्धिमान है। आइए अब पहले वर्ष में होने वाले विचार शक्ति के विकास के बारे में जानें, अर्थात संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था, यानी कि विधि क्रियात्मक अवस्था। पिएजे जब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का निर्माण कर रहे थे तो उनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत था उनके अपने ही 3 बच्चों का अवलोकन, जो कि उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में किया था। इस तथा अन्य इकाइयों में संज्ञानात्मक विकास पर चर्चा करते हुए हम पिएजे के द्वारा रिकॉर्ड किए उसी के अपने बच्चों तथा अन्य बच्चों की क्रियाओं के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह बताएंगे कि आयु के अनुसार विचार शक्ति में कैसे परिवर्तन आते हैं। 8.3 1. संवेदी क्रियात्मक अवस्था। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इस अवस्था में शिशु आसपास के लोगों व परिवेश को अपनी ज्ञानेंद्रियों और क्रियात्मक क्षमताओं के द्वारा समझते हैं। वे वस्तुओं के बारे में अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा और उन पर प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, बालिका लकड़ी के गुटके ब्लॉक के बारे में उसे छूकर और देखकर ज्ञानेंद्रियात्मक सूचना जानकारी प्राप्त करती है। वह उसे फेंकती भी है, पैर से ठोकर लगाती है, धक्का देती है और उसे उछालती है। क्रियात्मक क्षमताएं। वयस्कों के समान वह उस लकड़ी के गुटके के गुणों, ठोस लकड़ी का बना हुआ रंग के बारे में नहीं सोच सकती क्योंकि अभी उसकी ये संकल्पनाएं नहीं बनी है। दूसरे शब्दों में, इस अवस्था में शिशु संकल्पनात्मक रूप से नहीं सोच सकते। क्रिया किए बिना, यानी वस्तुओं को छुए बिना,
उनको उल्टे पलटे बिना, उनके साथ कुछ क्रिया किए बिना शिशु वस्तुओं के बारे में नहीं जान पाते। वयस्क भी किसी नई वस्तु को पहले देखते हैं और उसे छूते हैं, परंतु वयस्क और बड़े बच्चे घटनाओं और वस्तुओं को समझने के लिए केवल ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जानकारी पर ही निर्भर नहीं करते। वे जानकारी को संकल्पनाओं में वर्गीकृत करते हैं और उनके बारे में अमूर्त रूप में और तर्कपूर्ण ढंग से विचार करते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु संकल्पना निर्माण करने लगते हैं। संविधि क्रियात्मक अवस्था में विचार शक्ति धीरे धीरे विकसित होती है और इस अवस्था के अंत तक शिशु यह समझने लगते हैं कि उनकी क्रियाएं लोगों और वस्तुओं पर प्रभाव डालती हैं। वे अपनी क्रियाओं को स्वयं नियोजित कर समस्याओं को हल कर सकते हैं, जैसे कि मंसूर ने मेज पर से खिलौना पाने के लिए किया। यह अवधि 6 उपावस्थाओं में विभक्त है। इस इकाई में हम पहली 4 अवस्थाओं, जो कि जन्म से लेकर पहले वर्ष के अंत तक होती है, के बारे में गिनेंगे। शेष 2 उपावस्थाओं की चर्चा अगले खंड में की जाएगी। पहली उपावस्था की अवधि जन्म से 1 महीने तक की है। इस अवस्था में नवजात शिशु अपनी सहज प्रतिक्रियाओं द्वारा वातावरण से अपना तालमेल बैठाते हैं। उदाहरणतः, भूख लगने पर नवजात बालिका रोती है और जैसे ही उसका मुंह निप्पल को छता है, वह उसे चूसने लगती है। चसना इस अवस्था में सहज प्रतिक्रिया है। आपने अन्य सहज प्रतिक्रियाओं के बारे में शारीरिक विकास से सर्बाधित इकाई 9 में पढ़ा। सीखने की बुनियाद इसी समय पड़ती है जब शिशु अपनी सहज प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन लाकर वातावरण से अपना तालमेल बैठाते हैं। आइए इस तथ्य को समझने के लिए शिशु की चूसने की क्रिया का उदाहरण लें। सबसे पहले, बालिका मां के स्तन को चूसती है। बाद में, वह अन्य वस्तुओं को भी चूसती है, जैसे अंगुली, चूसनी या चादर का कोना। यह सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, की शुरुआत है। सामान्यीकरण मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामान्यीकरण बच्चों में संकल्पना विकसित करने में सहायक होता है। उदाहरणतः विभिन्न वस्तुओं को चूसने से, यानी चूसने की क्रिया का सामान्यीकरण करके, बच्चे यह समझने लगते हैं कि कौन सी वस्तु चूसे जाने पर आहार प्रदान करती है और कौन सी नहीं करती। अर्थात वे खाद्य और न खाए जाने वाले पदार्थों की संकल्पना विकसित करते हैं। इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक और उदाहरण लें। किसी ध्वनि को 2-3 बार सुनने के बाद शिशु उस ध्वनि की संकल्पना का निर्माण कर लेते हैं। चूड़ियों की छनछनाहट सुनकर रोती हुई बालिका चुप हो जाती है, क्योंकि उसने चूड़ियों की ध्वनि और मां की उपस्थिति के बीच संबद्धता सीख ली है। जैसे जैसे शिशु जानकारी का सामान्यीकरण करते हैं, उनकी संकल्पनाएं और विकसित होती हैं। उपर्युक्त उदाहरण में शिशु ने यह सामान्यीकरण किया कि चूड़ियों की छनछनाहट मां की उपस्थिति को सूचित करती है। चूसने की क्रिया के द्वारा शिशु विभेदीकरण भी सीखते हैं। विभेदीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि विकास का मूल आधार है। विभेदीकरण का अर्थ है 2 वस्तुओं या अनुभवों में भेद कर पाना। स्तनपान करते हुए शिशु अपनी भूख के अनुसार तेज या धीरे चूसते हैं। वे भूख मिटाने और न मिटाने वाली वस्तुओं में भी भेद कर पाते हैं और भूख लगने पर संभवतः वे चूसनी न लें, जैसा कि पहले एक उदाहरण में रमेश ने किया। वास्तव में, शिशु वस्तुएं मैह में डालकर ही उनके बारे में पता लगाते हैं। जीवन के प्रथम वर्ष में यह वस्तुओं के बारे में जानने और सीखने का प्रमुख साधन है। दूसरी उपावस्था की अवधि दूसरे महीने से चौथे महीने तक की होती है। इस अवस्था के दौरान शिशु अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेने लगते हैं। यही रुचि उन्हें अन्वेषण की ओर अग्रसर करती है। चूंकि अभी शिशु चल नहीं सकते, इसलिए उनका अन्वेषण आँखों के माध्यम से ही होता है। अब वे अपेक्षाकृत कम सोते हैं और जगे होने पर वातावरण को ध्यान से देखते हैं। हम यह कैसे जान सकते हैं कि शिशु वस्तुओं की ओर ध्यान देते हैं? जब शिशु किसी वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं, तो वे उसे ध्यानपूर्वक देखते हैं,
जैसे कि वे उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हों। वे उसको देखकर मुस्कुरा भी सकते हैं। आप जानते हैं कि शिशु हिलने डुलने वाली वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं और वे परिचित वस्तुओं की अपेक्षा अपरिचित वस्तुओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। शिशु का यह पता लगा पाना कि कोई वस्तु व्यक्ति चित्र अपरिचित है, उसकी स्मरण शक्ति को दर्शाता है। परिचित और अपरिचित के बीच भेद कर पाने का मतलब है कि यदि वे किसी को देखते हैं तो उसे याद रखते हैं, उसका अनुस्मरण करके चेहरे से तुलना करते हैं और फिर इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि नया चेहरा अपरिचित है। यह एक उल्लेखनीय निपुणता है। आपने अभी अभी पढ़ा कि शिशु वस्तुओं को मुंह में डालकर उनके बारे में पता लगाते हैं। वस्तुओं के बारे में जानने का एक अन्य तरीका उन्हें छूना है। वस्तुएं छूने में उन्हें आनंद भी मिलता है। सबसे पहले शिशु अपने हाथों का अन्वेषण करते हैं। वे अपने हाथों को गौर से देखते हैं, उनसे खेलते हैं और उनकी ओर एक टकटकी लगाए रखते हैं। शिशुओं को यह गतिविधि अब और भी रोचक लगती है, क्योंकि अब उनकी मुट्ठी हमेशा बंधी नहीं रहती और वे अंगुलियों और अंगूठे को हिलाते हुए देख सकते हैं। इस चर्चा द्वारा यह स्पष्ट हो गया होगा कि कैसे सभी ज्ञानेंद्रियां शिशु को अपने वातावरण के बारे में जानने में मदद करती हैं। जबकि शिशु परिचित लोगों और आवाज़ों को पहचानने लगते हैं, वे अभी पुकारे जाने पर अपना नाम नहीं पहचानते। अगर शिशु नाम पुकारे जाने पर उस व्यक्ति की ओर देखते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उस शब्द के लहजे, इंटोनेशन को पहचानते हैं। अगर कोई अन्य शब्द इसी लहजे में बोला जाए तो वे उसी प्रकार की अनुक्रिया दिखाएंगे। इस उम्र में शिशु अन्य लोगों की क्रियाओं के आधार पर घटनाओं का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। आपने शायद देखा होगा कि 3 महीने की बालिका माँ की क्रियाओं और उसके बात करने के ढंग से जान जाती है कि माँ उसे स्तनपान कराएगी और वह होंठ हिलाना शुरू कर देती है और अपनी मदरा माँ के शरीर के अनुरूप बना लेती है। इससे पता चलता है कि शिशु को याद है कि माँ की कुछ क्रियाएं आहार मिलने से संबंधित हैं। यह उसकी बढ़ती हुई स्मरण शक्ति का एक और प्रमाण है। इस उम्र में शिशु कूजन शुरू कर देते हैं और अगर वयस्क भी उनके जैसी आवाज शुरू करें तो वे और कूजन करते हैं। यह अनुकरण का एक उदाहरण है। अनुकरण द्वारा बच्चे और वयस्क अपने जीवन काल में कई कौशल सीखते हैं और अनुकरण की शुरुआत इस छोटी उम्र में ही देखी जा सकती है। जब तक शिशु तीसरी अवस्था 4 से 8 महीने में प्रवेश करते हैं, वे वस्तुओं को पकड़ने, धकेलने और हिलाने डुलाने में सक्षम हो जाते हैं। वे वस्तुओं पर क्रियाएं करते हैं और कुछ नई क्रियाएं सीखते हैं, जिनके परिणाम रोचक होते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा हम इसे समझें। पालने में लेटी हुई बालिका अपने हाथ पाँव हिलाती है। पालने से लटक रही गुड़िया पर अचानक उसका हाथ लग जाता है और गुड़िया हिलने लगती है। गुड़िया को हिलते हुए देख बालिका खुश हो उसकी ओर कुछ समय के लिए ध्यानपूर्वक देखती है। वह फिर अपने हाथ हिलाती है, जिससे गुड़िया फिर हिलने लगती है। अब बालिका को अपनी क्रिया, हाथ का हिलना और उसके परिणाम के बीच, गुड़िया का हिलना, की संबद्धता का बोध होने लगता है। इस परिणाम से प्रसन्न हो, वह अपनी क्रिया को दोहराती है और जब भी गुड़िया हिलती है, वह उसे ध्यानपूर्वक देखती है। संभव है कि पूर्व उपावस्थाओं में भी बालिका के हाथ पाँव हिलाने से गुड़िया हिली हो, परंतु इन उपावस्थाओं में बालिका ने अपनी क्रिया और गुड़िया के हिलने के बीच संबंध को नहीं पहचाना था। उसकी खुशी, उसकी उत्सुकता और क्रिया को बार बार दोहराना यह जाहिर करता है कि उसे अब संबद्धता का बोध हो गया है। जब शिशु यह जानने लगते हैं कि वस्तुओं पर उनकी क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, तो उनकी क्रियाएं साभिप्राय, इंटेंशनल हो जाती है, अर्थात उद्देश्यपूर्ण हो जाती है। साभिप्राय क्रिया करने का अर्थ है कि बालिका क्रिया करने से पहले उसे करने की इच्छा रखती है, अर्थात वह जानती है कि वह क्या करना चाहती है। आइए एक अन्य उदाहरण लें जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब शिशु साभिप्राय क्रियाएं करने लगे हैं।
आपने कई बार बालिका के साथ ऐसी गतिविधि में अवश्य भाग लिया होगा जब वह कोई खिलौना जमीन पर गिराती है, आप खिलौना उठाकर उसे वापस देते हैं और वह उसे फिर गिरा देती है। वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक आप उसे खिलौना देते रहते हैं। संभवतः आप धैर्य खो दें, परंतु बालिका को ऐसा करने में बहुत मजा आता है। खिलौना गिराने की क्रिया में पहली बार रुचिकर परिणाम पाने के फलस्वरूप बालिका इस गतिविधि को दोहराती है। इस प्रकार शिशु की कई क्रियाओं के ठोस परिणाम निकलते हैं और उन्हें धीरे धीरे अपनी गतिविधि और उसके परिणाम के बीच संबंधता का बोध होने लगता है। दूसरे शब्दों में, वे कारण और परिणाम के संबंध को समझने लगते हैं। साभिप्राय क्रिया करना संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है। हमारी अधिकांश क्रियाएं साभिप्राय होती हैं। हम किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्रियाएं करते हैं। जब शिशु साभिप्राय क्रियाएं करने लगते हैं, तो क्रियाएं उनके नियंत्रण में आ जाती हैं और इससे उन्हें यह विश्वास मिलता है कि वे वातावरण के कुछ पहलुओं को नियंत्रित कर सकते हैं। क्रियाओं को इच्छानुसार कर पाने के फलस्वरूप लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता उभरती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, अपनी गतिविधियों द्वारा किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचना, अर्थात अपनी क्रियाओं के माध्यम से किसी अंत तक पहुंचना। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते समय एक रणनीति बनानी पड़ती है और फिर उसे कार्यान्वित करना होता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार चौथी उप अवस्था की शुरुआत है, जो कि 8 से 12 महीने की उम्र तक चलती है। समस्या समाधान के दृष्टिकोण से लक्ष्य निर्देशित व्यवहार एक महत्वपूर्ण चरण है। आइए, निम्नलिखित उदाहरण द्वारा शिशुओं में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की शुरुआत देखें। एक 11 माह की बालिका जमीन पर पड़े खिलौने तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। खिलौने को पकड़ने के लिए शिश ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो माँ ने उसके और खिलौने के बीच एक तकिया रख दिया। खिलौने को अब पकड़ने के लिए बालिका के लिए उस तकिए को हटाना आवश्यक था। उसने एक ही झटके में तकिया हटाया और अपना रास्ता साफ कर लिया। फिर माँ ने एक बार और तकिए को उसके और खिलौने के बीच रख दिया और अब की बार तकिए को हाथ से पकड़े रखा। इस बार बालिका ने जोर लगाकर तकिया हटाने की कोशिश की। पिछली उपावस्थाओं में जब बालिका और उसके लक्ष्य के बीच कोई वस्तु बाधा बनती थी, तो वह या तो उसकी अपेक्षा कर देती थी या फिर उसके नज़दीक से गुजर जाने की कोशिश करती थी, परंतु वह उस बाधा को हटाती नहीं थी। चौथी उपावस्था की मुख्य उपलब्धि यह है कि अब शिशु 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का नियोजन कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में शिशु ने हटाने की क्रिया और पकड़ने की क्रिया को नियोजित किया और खिलौना पकड़ लिया। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के अन्य उदाहरण हैं किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वयस्कों की सहायता लेना, जैसा कि मंसूर ने किया था, डिब्बे में वस्तुएं डालना और उन्हें निकालना। एक अन्य स्थिति में एक शिशु एक गुड़िया हिलाना चाहती थी, परंतु वह यह स्वयं नहीं कर पाई। उसने पिता का हाथ पकड़ा, गड़िया के ऊपर रखा और पिता के हाथ पर जोर लगाने लगी ताकि गड़िया हिल सके। शारीरिक कौशलों का विकास जैसे बैठना, पलट पाना, खड़े होना, घुटनों चलना और वस्तुओं को पकड़ना शिशु को लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में सहायता करते हैं। अब तक बालिका यह समझने लगती है कि वस्तुएं जगह घेरती हैं और उन्हें हिलाया डुलाया जा सकता है। यदि बालिका और खिलौने के बीच में कोई बाधा, जैसे लकड़ी का छोटा तख्त, आती है, तो बालिका जानती है कि उसको उसे हटाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शिशु को मालूम है कि उनकी क्रियाएं वस्तुओं व लोगों पर प्रभाव डालती है। इस उपावस्था में शिशुओं को यह एहसास भी हो जाता है कि दूसरे लोगों की क्रियाएं भी वस्तुओं पर प्रभाव डालती है। अब वे जिस वस्तु तक नहीं पहुंच सकते उसे पाने के लिए वयस्क की सहायता मांगते हैं और समस्या के समाधान के लिए वयस्कों की मदद लेते हैं।
आपने लगभग 10 माह के शिशु को जमीन पर पड़ी छोटी छोटी चीजों को ध्यानपूर्वक देखते हुए पाया होगा, जैसे किसी चीज के टुकड़े या धागे को। इससे भी आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वे इन वस्तुओं को उठा भी लेते हैं। यह शिशु की छोटे से अंश को देख पाने की योग्यता को दर्शाता है। शिशुओं की स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। अब वे अधिक घटनाएं याद रख सकते हैं और स्पष्ट रूप से उनका अनुस्मरण भी कर सकते हैं। आत्म संकेतों के आधार पर वे होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। इकाई के पिछले भाग में चर्चित घटनाओं के पूर्वानुमान एंटिसिपेट लगा पाने की क्षमता का यह अपेक्षाकृत विकसित रूप है। अंबिका प्रायः यह देखती थी कि घर के बरामदे से स्कूटर की आवाज आने के बाद उसके पिता घर के दरवाजे पर दिखाई देते थे। अब वह जब भी स्कूटर की आवाज सुनती है तो पिता के आने का पूर्वानुमान लगाकर वह पिता को देखने के लिए दरवाजे की ओर देखती। उपर्युक्त चर्चा से हमें शिशुओं के बारे में क्या पता चलता है? इससे विदित होता है कि अपने पहले ही अनुभव से शिशु घटनाओं को समझते हैं, याद रखते हैं, जानकारी संगठित करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार करते हैं। शिशु बुद्धिमान होते हैं। परिवेश में वस्तुओं के साथ क्रिया करके वे प्रतिदिन होने वाली घटनाओं का कारण जान पाते हैं। उदाहरण के लिए वे समझने लगते हैं कि वस्तुओं को धकेलकर या पैर मारकर उन्हें हिलाया जा सकता है। वस्तुओं को छूकर, देखकर, संगकर व उनकी आवाज सुनकर वे विभिन्न वस्तुओं के गुणों के बारे में जानने लगते हैं और उनके बारे में संकल्पना बनाते हैं। वे रोजमर्रा प्रयोग होने वाले शब्दों जैसे दूध, बोतल, गेंद आदि के अर्थ समझने लगते हैं। वे अपने माता और पिता को पहचानने लगते हैं और उन लोगों को भी जिनसे वे रोज वर्टिकल बार अंतःक्रिया करते हैं। वे परिचित और अपरिचित लोगों के बीच भेद कर सकते हैं। इसी प्रकार वे वस्तुओं के बीच भेद कर सकते हैं। वस्तुओं पर क्रिया करके वे यह भी समझने लगते हैं कि वे स्वयं क्या कर सकते हैं, परंतु अभी वे संकल्पनाएं नहीं बना सकते और न ही प्रतीकात्मक रूप से सोच सकते हैं। यह उपलब्धियां वे बाद में प्राप्त करेंगे। हम शिशुओं की बुद्धिमत्ता को कैसे आंक सकते हैं? जहाँ तक कि वयस्क और बड़े बच्चों का सवाल है, उनकी बुद्धि का परिचय उनकी समस्याओं के हल निकालने और जटिल स्थितियों से निपटने के तरीकों को देखने से मिल जाता है। शिशुओं की बुद्धिमत्ता के बारे में जानने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? शिशुओं की बुद्धिमत्ता को आंकने के लिए हमें उनकी संवेदी क्रियात्मक कौशलों के विकास को देखना होगा। बुद्धिमत्ता उनकी प्रत्येक क्रिया में झलकती है। ध्यान केंद्रित करना, वस्तुओं की ओर हाथ बढ़ाना और उन्हें पकड़ना और खेल खिलौनों को पैर मारना, पटकना, दबाना और थपथपाना। वे घटनाओं का कितना सही पूर्वानुमान लगा पाते हैं, यह भी उनकी बुद्धिमत्ता का एक पहलू है। 1 वर्षीय शिशु की उपलब्धियां, जैसे कि झुनझुना बजा पाना, कटोरी पकड़ पाना और ध्वनि का अनुकरण कर पाना, एक 3 वर्षीय बालिका की तुलना में जो लोगों के नाम जानती है, उनसे बातें करती है और बहुत कुछ समझती है, बेहद सरल लगती हैं। परंतु ये सब महत्वपूर्ण चरण हैं जो कि बाद में होने वाले सभी विकासों का आधार है। बोध प्रश्न 2। दिए हुए स्थान में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। 1. संवेदी क्रियात्मक विकास की चारों उपावस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क. पहली उपावस्था। ख. दूसरी उपावस्था। ग. तीसरी उपावस्था। घ. बीपी उपावस्था। 2. संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में शिशु पहले वर्ष के अंत तक क्या क्या कर पाने में समर्थ होते हैं। 8. 4. पालनकर्ता की भूमिका। इकाई 3 में आपने पढ़ा कि आनुवंशिकता बुद्धि की क्षमता निर्धारित करती है।
और परिवेश यह निर्धारित करता है कि कितनी क्षमता साकार हो पाएगी, अर्थात बुद्धि का विकास आनुवंशिकता और परिवेश की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। इस भाग में हम शिशु के परिवेश के एक महत्वपूर्ण पहलू पालनकर्ता पर ध्यान देंगे। बुद्धि की सीमा जो आनुवंशिक होती है वह बदली नहीं जा सकती, परंतु निश्चित रूप से हम शिशु के अनुभवों को प्रभावित कर सकते हैं जिससे उसकी ममता साकार होगी। शिशु को प्रेरित करने के लिए अनुभव प्रदान करना सामान्यतः परिवार का ही उत्तरदायित्व होता है। आप इकाई 5 में पालनकर्ता की भूमिका के बारे में पढ़ ही चुके हैं। इस भाग में हम पालनकर्ता की भूमिका की चर्चा 1 वर्ष की आयु के बच्चों के संदर्भ में करेंगे। चूंकि शिशु इस समय चल फिर नहीं सकते, अतः वे केवल उन्हीं वस्तुओं का अनुवंदन कर सकते हैं जो कि उनकी पहुंच में और दृष्टि के दायरे में हो। पालनकर्ता का इस पहलू के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है और उसे शिशु को विविध प्रकार की वस्तुएं जैसे गेंद, मुंझुना, चम्मच आदि खेलने के लिए देनी चाहिए। जिस प्रकार वस्तुओं के बारे में जानने के लिए उनको छूना शिशुओं के लिए जरूरी है, उसी प्रकार लोगों को जानने के लिए उनसे अंतःक्रिया करना भी उनके लिए आवश्यक है। परिवार के सदस्यों को शिशु के साथ खेलने और बातचीत करने के लिए अधिक समय देना चाहिए और प्रेरित करने के लिए अनुभव प्रदान करने चाहिए। लोगों के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा शिशु संकल्पनाएं समझते हैं और उनकी जानकारी का भंडार बढ़ता है। ऐसी अंतःक्रियाएं उन्हें अपने अनुभवों को समझने में भी मदद करती हैं। जब शिशु 8 से 9 महीने के हो जाते हैं तो अभिभावक उन्हें नई वस्तुएं दिखाते हैं और उनका ध्यान उनकी ओर केंद्रित करते हैं। संक्षेप में, पालनकर्ता की भूमिका है कि वह शिशु की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रेरित करने के लिए अनुभव प्रदान करे। जबकि हमने इस बारे में काफी चर्चा की है कि वयस्क कैसे शिशु के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं, हमें शिशु के विकास में उसकी अपनी भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। शिशु कोई निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है जो कि केवल अनुभव प्राप्त करते हैं। अगर ऐसा होता तो वे सभी बच्चे जिनके लगभग एक जैसे अनुभव है एक समान होते। बच्चों के बीच जन्मजात स्वाभाविक भिन्नताएं होती हैं जिनके कारण वे समान परिस्थितियों में भी अलग-अलग अनुक्रिया दिखाते हैं। शिशु क्रियाशील होते हैं और आसपास की घटनाओं की ओर अनुक्रिया दिखाते हैं। शिशु किस प्रकार एक विशेष अनुभव को जानते हैं, यह उनके पूर्व अनुभवों और विविध निजी कारकों पर निर्भर करता है। बोधम प्रश्न 3। 1. पालनकर्ता संज्ञानात्मक विकास को किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं? 8. 5 सारांश। इस इकाई में आपने पढ़ा कि जीवन के पहले वर्ष में विचार शक्ति की क्षमताएं कैसे विकसित होती है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है कि शिशु अपने वातावरण के बारे में कैसे जानते हैं और उनकी विचार शक्ति कैसे समय के साथ अधिक जटिल होती जाती है। संज्ञानात्मक विकास विचार शक्ति से संबंधित है। संज्ञान में कई मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है जैसे कि सीखना, स्मरण शक्ति, प्रतीकात्मकता, संकल्पना निर्माण, तर्क शक्ति, विभेवीकरण, संबद्धता, अनुकरण और समस्या समाधान। पियाजे ने यह समझने की कोशिश की कि बच्चों का आम वस्तुओं और दैनिक घटनाओं का बारे में ज्ञान कैसे विकसित होता है और उसके आधार पर उन्होंने विकास के सिद्धांत प्रस्तुत किए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी विचार शक्ति में परिवर्तन भाता है। इसलिए प्रत्येक माह स्तर में बच्चों की विचार शक्ति में भिन्नता होती है। हर अवस्था में बच्चे भिन्न तरीकों से स्थितियों से निपटते हैं। जैसे जैसे शिशु बड़े होते हैं अपने आसपास के वातावरण के बारे में अधिक जान जाते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था संवेदी क्रियात्मक है जो कि जन्म से 2 वर्ष की उम्र तक होती है।
इस अवस्था में शिशु घटनाओं और अनुभवों को अपनी सानेंद्रियों और क्रियात्मक क्षमताओं के माध्यम से समझते हैं। ये सभी संकल्पनाएं नहीं बना पाते। इस अमरगा के अंत तक शिशु अपने आसपास के वातावरण को काफी अच्छी तरह जानने लगते हैं। ये कुछ लोगों को पहचानने लगते हैं, यह समझने लगते हैं कि उनकी क्रियाओं का कुछ परिणाम होता है और अपनी क्षमताओं को भी वे समझने लगते हैं। उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, भाषा विकसित होती है और वे अपनी क्रियाओं को स्वयं नियोजित करने में सक्षम हो जाते हैं। वे यह समझने लगते हैं कि घटनाएं किसी एक ढंग से क्यों घटित होती हैं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में धारणा बनाने लगते हैं। संवेदी क्रियात्मक अवस्था 6 उपावस्थाओं में विभक्त है, जिनमें से प्रथम 4 की चर्चा इस इकाई में की गई है। पहली उपावस्था में जन्म से 1 महीने तक शिशु अपनी सहज प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मौलिक रूप में सामान्यीकरण और विभेदीकरण के द्वारा सीखने की क्रिया की यह शुरुआत है। दूसरी उपावस्था में 1 से 4 महीने तक शिशु जिज्ञासा प्रकट करने लगते हैं और आसपास के वातावरण को आंखों द्वारा जानने समझने की कोशिश करते हैं। वे परिचित और अपरिचित लोगों में भेद भी कर पाते हैं। वे कुछ क्रियाओं की नकल करने लगते हैं। तीसरी उपावस्था में 4 से 8 महीने वे यह जान जाते हैं कि उनकी क्रियाओं का लोगों और वस्तुओं पर प्रभाव पड़ सकता है। उनकी क्रियाएं साभिप्राय हो जाती हैं और वे कारण परिणाम के संबंधों को समझने लगते हैं। चौथी उपावस्था 8 से 12 महीने की विशेषता है शिशु की लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर पाने की क्षमता। वे अब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं को मिलाकर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आनुवांशिक और परिवेश संबंधी कारकों की परस्पर अंतःक्रिया संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। आनुवंशिकता सामर्थ्य निर्धारित करती है, परंतु कितनी क्षमता उपलब्ध होगी यह शिशु के अनुभवों पर निर्भर करेगा। इसलिए पालनकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह अर्थपूर्ण और प्रेरित करने के लिए अनुभव प्रदान करते हैं। 8.6 शब्दावली। विभेदीकरण 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में अंतर कर पाना। कूजन 1 महीने की उम्र के आसपास शिशु द्वारा उ उ उ उ उ की आवाज निकालना। पूर्ववृत्ति पहले से झुकाव। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।